तमाम नाजरीन और सामीन का प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद खुर्रम रज़ा, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर। ये पेशकश नवजीवन, एक्शन हेराल्ड और कौमी आवाज़ की तरफ से पेश की जा रही है। सौरभ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जॉर्जिया में जो हालात हैं वो हालात किस वजह से हैं? सियासी कशीदगी, उसकी मौजूदा सियासी वजूहात क्या क्या हैं? सर देखें, इसमें तो आपको 2008 के तरफ जाना होगा, जिस जमाने में जॉर्जिया और रशिया के बीच एक 3 रोजा जंग जो है वो हुई थी। हम में से किसी से ये बात छुपी नहीं है कि नाटो का जो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है, कि वो रशिया को जिस तरीके से घेरना चाहता है, उसके रास्ते में जॉर्जिया एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, मील का पत्थर था। और उनको ये उम्मीद थी कि जॉर्जिया को अपने में शामिल करके या जॉर्जिया के थ्रू रशिया को वो घेर सकते हैं। और उन्होंने पूरी कोशिश 2008 में की, जिसमें हम लोगों ने देखा कि 3 दिन के अंदर जॉर्जियन आर्मी को बिल्कुल कुचल के रशियन आर्मी जो जॉर्जिया की कैपिटल है टिब्लिसी, ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गई थी। और उसके बाद जंगबंदी जो है वो उसका ऐलान किया गया। लेकिन ये कोशिश उसके बाद भी जारी रही। जो चीज वो जॉर्जिया में नहीं कर पाए नाटो, वो चीज यूक्रेन के थ्रू उसने करने की कोशिश की। और हम सबके सामने है उसका जो रिजल्ट है, वो हम सब यूक्रेन में देख सकते हैं। जॉर्जिया में उस जमाने में एक प्रो वेस्टर्न पॉलिटिशियन जॉर्ज साकाशविली जो है वो सत्ता में थे, और वो वही करते थे जो उनको बेसिकली अमेरिका से कहा जाता था। हुआ यूं कि उस लड़ाई के बाद धीरे धीरे वहां पे माहौल इस तरह से बदला कि प्रो वेस्टर्न एलिमेंट्स जो थे वो सत्ता से बाहर चले गए, और जो जॉर्जियन ड्रीम पार्टी अभी सत्ता में आई है, वो इस बात को समझती है कि अगर इस खित्ते में यानी कॉकसिस में किसी को अगर पीसफुली एग्जिस्ट करना है और डेवलप करना है, तो रशिया के साथ ओपन तौर पे कशीदगी जो है वो नहीं की जा सकती। अब ये चीज बिल्कुल ही यूरोपियन यूनियन हो चाहे नेटो हो, इसको नागवार गुजर रहा है, और उसकी पूरी कोशिश है कि वहां पे किसी तरह से तख्ता पलट कर दें। चुनाव में उन्होंने भरपूर कोशिश की। जिस तरह से जिस जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, उसको देख के लगा नहीं कि ये कोई फर्स्ट वर्ल्ड है। देख के ऐसा लगा कि मानो कोई थर्ड वर्ल्ड में कहीं पे इलेक्शन जो है हो रहे हैं, और उसमें जो हथकंडे अपनाए जाते हैं बूथ कैप्चरिंग के तरह के, उस तरह की उन्होंने कोशिश की। कई देशों में वो करने में कामयाब रहे, जैसे मोल्डोवा में उन्होंने कर लिया सक्सेसफुली, रोमानिया में उन्होंने कर लिया सक्सेसफुली। लेकिन जॉर्जिया में नहीं कर पाए। जब वो नहीं कर पाए तो अब वो चाह रहे हैं कि किसी तरह स्ट्रीट प्रोटेस्ट के थ्रू इसको पलट दें। और उसकी वो लगातार वहां पे घेराबंदी, प्रोटेस्ट और इस तरह की कोशिश होती है। लेकिन चूंकि मेजोरिटी जो है वो हुकूमत के साथ है, तो वो ये तख्ता पलट करने में कामयाब नहीं होते हैं। इसको एक जमाने में हम लोग कलर रेवोल्यूशन कहते थे, कि तमाम सेंट्रल एशियन कॉकसेस के जो मुल्क हैं उसमें ये कोशिश की गई कि वहां पे एंटी रशियन गवर्नमेंट्स जो हैं वो सत्ता में आए। कलर रिवॉल्यूशन इसको इसलिए कहा जाता था कि इन तमाम जगहों पे एक पर्टिकुलर कलर के झंडे जो है वो परचम जो है वो लहराए जाते थे। ये पूरा का पूरा सीआईए का कटआउट होता था। तो कोशिश अभी भी वहां उन्होंने जारी रखी है। अभी कोशिश कर रहे हैं जॉर्जिया में, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही। जैसे आपने कहा कि तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए, उसी तरह मैं पूछना चाहता हूँ कि आपसे कि हुक्मरां ड्रीम पार्टी कितनी शफाफ है वहां पर? देखें, बाय जॉर्जियन स्टैंडर्ड्स, जो जॉर्जिया के अपने स्टैंडर्ड्स रहे हैं, उसके लिहाज से जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को बहुत ही क्लियर मेजोरिटी है, बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है। ये चीज आपको ये सिर्फ चुनाव की बात ही नहीं है। जब आप उनके दारुल हुकूमत से थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे, यानी आप टिब्लिसी से थोड़ा भी बाहर निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि प्रो वेस्टर्न पार्टी की मकबूलियत जो है वो कम होती जाती है, और जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की मकबूलियत जो है बढ़ती जाती है। बढ़ती है। यानी आउटसाइड ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग ये जो प्रो वेस्टर्न जो एलीट है, उससे बाहर जॉर्जियन ड्रीम पार्टी को बहुत जबरदस्त उसकी एक एक्सेप्टेंस जो है वो आपको जनता में दिखेगी। खासकर जो वर्किंग क्लास लोग हैं, कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, मैकेनिक्स हैं, कैब ड्राइवर्स हैं, इस तरह के लोगों में आपको उसकी एक्सेप्टेंस दिखेगी। और यही रीजन है कि वो बार बार चुनाव वहां पे जीतते जा रहे हैं।
इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स हैं, अगर वो प्रो वेस्टर्न नहीं है, प्रो वेस्ट के अलावा जो भी ऑब्जर्वर आपको वहां नजर आएगा, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे वो एशिया से हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका से हो, वो वो आपको बताएगा कि इलेक्शन जो है वहां फ्री एंड फेयर हुए हैं, सब्सटैंशियली मोर फ्री एंड फेयर देन जो इलेक्शंस हमने मोल्डोवा में और रोमानिया में देखा। फारूक साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जॉर्जिया में जैसे कहा जाता है वहां पे कि 80% लोग जो है वो यूरोप से शिराकत चाहते हैं, और हम्म। इस ड्रीम पार्टी ने उसको मअतल कर दिया एक तरीके से, तो इसके सियासी असरात क्या होंगे? देखिए, पहला तो ये जो 80% का नंबर है, ये एक शिगुफा है। ये वेस्टर्न प्रेस जो है इसको छोड़ती है, उसके बारे में डिटेल से नहीं बताती। अव्वल तो इस तरह के जो भी सर्वेज हुए हैं, वो एक तो मौजूदा परिस्थिति से पहले हुए हैं, यानी ये पुराने सर्वेज हैं अव्वल तो। दूसरा ये कि यूरोप जब यूक्रेन वाली वॉर शुरू हुई, तो यूरोप की पूरी कोशिश की थी यूरोप ने कि किसी तरह इस वॉर में जॉर्जिया को भी मुलविस कर लिया जाए। आइडिया ये था कि अगर कॉकसस के तरफ से रशिया के अगेंस्ट में दूसरा फ्रंट हम अगर खोल देंगे, तो जाहिर है कि रशिया को अपने आर्मी जो है उसको डिवाइड करनी पड़ेगी, उसको कॉकसस में भी भेजना पड़ेगा, उसको बॉर्डर पे, और फिर शायद यूक्रेन में उनको हराना आसान हो जाएगा। जॉर्जियन ड्रीम और वहां के जो लोगों ने है उसने इस साजिश का पर्दाफाश किया। इसको बार बार ऑन रिकॉर्ड वहां के जो हेड ऑफ स्टेट हैं वो इस बात की चर्चा करते हैं कि हम पे बेइंतहा प्रेशर जो है एग्जर्ट किया गया कि मैं इस वॉर में शामिल हो जाऊं। इन सब के मद्देनजर जो अभी लोगों के अपने सेंटिमेंट्स हैं, वो आपको 50-50 नजर आएंगे। बहुत सारे लोग जाहिर हैं जो अर्बन एलिट हैं, जो यूरोप में पढ़ते हैं और इस तरह के लोग हैं, वो चाहेंगे कि हम यूरोप के साथ इंटीग्रेटेड हों। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो है वो मौजूदा सूरत हाल में यूरोप के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाहता है। बट अगर यूरोप के साथ नहीं इंटीग्रेट होना चाहता है, तो क्या इसका मतलब है कि वो रशिया के साथ इंटीग्रेट होना चाहता है? नहीं। उनका ये कहना है कि हम किसी के साथ इंटीग्रेट नहीं होना चाहते। रशिया के साथ इसमें कोई दो राय नहीं है कि साकाशविली के सत्ता से बाहर जाने के बाद और गिरफ्तार होने के बाद रशिया के साथ हमआहंगी जो है वो बड़ी है। तमाम लेवल्स पे, कल्चरल लेवल पे, पीपल टू पीपल एक्सचेंज पे, और जो इकतसादी जो रिलेशनशिप है दोनों के दरमियान, वो इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि दोनों अब जो है एक बहुत अच्छे बेस्ट बीएफएफ हो गए। अभी कल ही जॉर्जिया के जो फॉरेन मिनिस्टर के, सॉरी, फॉरेन मिनिस्ट्री के जो तर्जुमान हैं, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि हम रशिया के साथ तब तक डिप्लोमेटिक ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइज नहीं कर सकते जब तक रशिया हमारे दो जो रेनिगेड प्रोविंस हैं, यानी साउथ ओसेटिया और अब्खाजिया जो है, इन दोनों के को जब तक रशिया डी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, किसी किस्म के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो नहीं स्टेब्लिश होंगे। तो तमाम दोनों देशों के दरमियान अभी बहुत सारे हर्डल्स हैं। लेकिन एक एंटी रशिया स्टैंस लेने वाला जो प्रो यूरोप जॉर्जिया था सकाशविली के जमाने में, वो जॉर्जिया अब हमें वहां नजर नहीं आता। फारूक साहब, मैं एक बात और जानना चाहूंगा, अगर सियासी तनाजुर बदल जाता है यहाँ पे, और सियासी ड्रीम पार्टी इसमें हुकूमत में नहीं रहती है, और वहां पर दूसरे उनके मुखालिफ आ जाते हैं, तो वहां पर क्या रास्ता तैयार करेंगे वो लोग? देखिए, मैं शॉर्ट से मीडियम टर्म में तो मुझे नजर नहीं आता है कि जॉर्जियन ड्रीम पार्टी कैसे हारे। यानी उसकी मकबूलियत इतनी है कि मैं शॉर्ट से मीडियम टर्म में तो नहीं देख रहा हूं। लेकिन अगर फर्ज करें कि 5 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद कोई इस तरह का सत्ता परिवर्तन वहां पे होता है, और जो वहां पे जो दूसरे ऑपोजिशन के दल हैं वो अभी आते हैं, तो जाहिर है कि वो ऑपोजिशन वहां पे प्रो यूरोप है और प्रो नेटो है, तो वो फिर से वही जो चीजें हैं रशिया के खिलाफ करेगी। लेकिन इसका बहुत, इसमें दो तीन जो है जिसको हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाली है। अव्वल तो ये कि अभी जॉर्जियन अपोजिशन बहुत बुरे हाल में है, और वो ये स्ट्रीट प्रोटेस्ट और दंगों का सहारा इसलिए लेता है कि पॉलिटिकली वो बहुत कमजोर है। वो वोटिंग बूथ पे नहीं जीत सकता है, तो वो एक कोशिश उसकी ये रहती है कि मैं किसी तरह से अराजकता एक फैला के मैं इसको कब्जा करने की कोशिश करूं। वो इसलिए है क्योंकि लीडरशिप के नाम पे वो गोल है।
ऑपोजिशन के पास इस तरह का कोई चेहरा नहीं है। उनके या तो लीडरान सारे भागे हुए हैं जो करप्शन चार्जेस जिनके ऊपर लगे हुए हैं, या वो इस लायक नहीं है कि वो कोई एक मुत्तहिदा कोई एक यानी चैलेंज जो है वो वहां पे जॉर्जियन ड्रीम को दे सके। दूसरी चीज ये है कि अगर किसी भी किस्म का सेटलमेंट यूक्रेन में होता है, तो वो सेटलमेंट सिर्फ यूक्रेन और रशिया के दरमियान नहीं होगा, उसमें यूरोपियन यूनियन का भी या जो नाटो है वो भी उसमें पार्ट। जैसा कि अभी हमने जो पिछले हफ्ते ही हमने वो 28 सूत्री प्रोग्राम की बात की थी, जी जी। उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी कि कैसे इसमें नाटो भी एक पार्टी है। अगर नाटो इसकी पार्टी है और कोई भी इस तरह का पीस डील साइन होता है, तो उसमें बहुत ही क्लियरली ये बात कह दी जाएगी कि नाटो ये वादा करता है कि अब फ्यूचर एक्सपेंशन टुवर्ड्स रशिया उसका नहीं होगा। तो अगर फ्यूचर एक्सपेंशन टुवर्ड्स रशिया उसका नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि मोल्डोवा, जॉर्जिया और इस तरह के जो ममालिक हैं, आर्मेनिया, ये उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसी बिना पे कोई भी जंग बंदी जो है वो रशिया कबूल करेगा। तो अगर जब वो चीज आ जाएगी एनफोर्समेंट में, तो ऐसे ही जॉर्जिया की का एक्सेशन जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के हिसाब से देखें, तो जॉर्जिया को और इस तरह के एक सोवियत कंट्रीज को अभी रशिया से इंटीग्रेट होने में बहुत फायदा है। उसका रीजन ये है कि रशिया की इकोनॉमी अभी वॉर इकोनॉमी के मोड पे चल रही है। वॉर इकोनॉमी के मोड पे चलने का मतलब है कि हर चीज अपने फुल कैपेसिटी से ज्यादा पे चल रही है। तो रशिया को तो लोग नहीं मिल रहे हैं जो वहां काम कर सकें। वो रशिया की अभी अनएम्प्लॉयमेंट घट के जो है वो 1% पहुंची है, 1 से 1.5% की। तो वो चाहते हैं कि एक्स रशियन स्फेयर के लोग वहां पे आए और काम करें। तो जॉर्ज अभी बड़ी तादाद में, यानी अभी हजारों हजार, दसियों हजार की तादाद में अभी जॉर्जियन आपको रशिया में काम करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे सूरत हाल में उनका इंटीग्रेशन रशिया के साथ होना सही है या यूरोपियन यूनियन के साथ होना सही है, जो कि एक डिक्लाइनिंग पावर है। इस जाविये से भी लोग जो है इस चीज को अप्रोच कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि जॉर्जिया में किसी भी तरह ड्रीम पार्टी हुकूमत से नहीं जा सकती फिलहाल। और जैसा आपने बताया कि जॉर्जिया में सियासी सूरत हाल किसी भी तरह नेटो या यूरोपियन ममालिक के फेवर में नहीं है। थोड़ा बहुत वो रूस की तरफ उनका माइल है। दूसरा अहम मौजू जो हमारे पास है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर से 16 साल से कम उम्र बच्चों पे सोशल मीडिया यानी कि टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम, इन पर पाबंदी लगने वाली है। इसकी क्या वजूहत हैं और इससे किसको फायदा होगा? देखिए, इस मामले में तो हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये तो अंदाजा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन एडमिनिस्ट्रेशन किस गुड फेथ में कर रही है, बैड फेथ में कर रही है। इंफॉर्मेशन के फ्लो पे जब भी कोई पाबंदी वेस्टर्न कंट्री लगाता है, तो मैं प्रीमा फेसी ये मान के चलता हूं प्रथम दृष्टिया कि ये बैड फेथ में किया गया है। मेरा अपना ये मानना है, हालांकि इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, पर मेरा अपना ये मानना है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया का कंट्रोल लोगों पर से खत्म हुआ है, खासकर अब गज्जा के युद्ध के केस में आप देखेंगे कि पूरी दुनिया जो इसराइल के अगेंस्ट में हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि ये जो प्रो इसराइल वेस्टर्न प्रेस थी, जिसके छलनी से छन के उनके पास न्यूज आता था, जिसके प्रिज्म से टकरा के उनके पास न्यूज आती थी, वो चीज अब खत्म हो गई है। और यंग पॉपुलेशन अपने सोर्सेस से, यानी टिकटॉक से, टेलीग्राम से अनफिल्टर्ड न्यूज जो है वो देखे। ये मुझे लगता है कि इसने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला के रख दिया है कि उनका प्रोपेगेंडा का जो प्राइमरी वेपन था, यानी मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया, लेगेसी मीडिया, वो उनके हाथ से निकल चुका। अब आप बीबीसी पे प्रोपेगेंडा करवा तो सकते हैं, आप वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोपेगेंडा करवा तो सकते हैं, लेकिन देखने वालों की तादाद अब बिल्कुल वही है जो एक सर्टेन एज से ऊपर के लोग हैं, जिनको एक आदत बनी हुई है बीबीसी देखने की, वही देखते हैं। यंग बच्चे अब वो नहीं देखते। यंग बच्चे अपने अल्टरनेटिव न्यूज सोर्सेज से न्यूज लेते हैं, और इससे वेस्ट का जो कंट्रोल था नैरेटिव पे, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। मुझे लगता है कि ये जो छटपटाहट देख रहे हैं, अमेरिका जिस तरह से टिकटॉक को खरीदने की बात कर रहा है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ये बैन लगाने की बात कर रहा है, ये बेसिकली वेस्टर्न मीडिया का
नैरेटिव पर से कोलैप्स है। और ये जिसको कहते हैं ना, वो बिल्कुल डूबते हुए का जो हाथ पांव मार रहा होता है, ये हाथ पांव मारने का मैकेनिज्म है, ये सक्सेसफुल नहीं होना। आप कैसे बच्चे को रोकेंगे? क्या मैकेनिज्म है ऑस्ट्रेलिया के पास कि 16 साल के बच्चे को रोक देगा कि वो, मैं अपने मैं अगर 15 साल का हूं, मैं अपने बाप के फोन पे देख रहा हूँ फेसबुक, तो कैसे ऑस्ट्रेलिया को पता चलेगा कि मैं अपने बाप के उस पे फेसबुक देख रहा हूँ? इसका कोई मैकेनिज्म है, कोई लॉजिक है इस चीज का कि आप इसको कैसे रोक सकते हैं? कोई लॉजिक नहीं है। भाई आप इंस्ट्रूमेंट, कोई इंस्ट्रूमेंट ना, आप किसी बच्चे के नाम पे 16 साल का है तो आप ये कर देंगे कि फलाना फोन पे टिकटॉक डाउनलोड नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी अम्मी के फोन पे टिकटॉक डाउनलोड करके देखने लगूं, तो इसको रोकने का क्या मैकेनिज्म है आपके पास? तो ये बेसिकली एक एक फेलियर, जो एक नैरेटिव को कंट्रोल करने में जो ये जो पश्चिमी देश एक फेलियर रहे हैं, खासकर ये गजा के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि उसके लिए ये हो रहा है। हाँ, बोलना ये है कि हम बैड इन्फ्लुएंस रोक रहे हैं, फलाना रोक रहे हैं, तो भैया बैड इन्फ्लुएंस इतने साल से क्यों नहीं रोक रहे थे? ये पॉर्न इतना इजिली अवेलेबल था और इसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी जो है वो तबाह की है, तो आपने पॉर्न को क्यों नहीं रोक दिया इतने सालों में? ऐसा क्या हो गया अभी पिछले 2 सालों में कि अभी आपको, आपकी नींद खुली है और आप इंफॉर्मेशन को, बच्चों को एक्सेस नहीं करने देना चाह रहे थे? अभी तक तो आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं था। आप तो पिछले 20 साल में, 25 साल में, जब से इंटरनेट है तब से तो आपके पास और कोई, आपने कभी कोशिश नहीं की। तो ये मुझे बैड फेथ दर्शाता है। इसमें बच्चे के इंटरेस्ट को मद्देनजर नहीं रखा गया है, अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखा गया तो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे और खासतौर से कंपनियां किस तरह रद्द का इजहार कर रही हैं? है। देखो, बहुत विरोध है इसको लेके। अब हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड के जो बच्चे हैं उनका इस तरह से ब्रेन वॉशिंग हो चुका है कि वो कोई रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन तो करते नहीं है। वो तो आपको नेपाल और क्या कहते हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका में ही पॉसिबल नजर आएगा। तो वहां तो कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड है कि आप, रिवोल्यूशन इज अ बैड थिंग, इस तरह की चीज है। तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ सत्ता को पलट दिया जाएगा या कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन गम गुस्से का इजहार तो कर ही रहे हैं। और इसको लेके मुझे लगता है कि अभी जो वहाँ की लेबर पार्टी है वो काफी मुतमईन इस चीज को लेके है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ महीने पहले उन्होंने जबरदस्त इलेक्टोरल विक्ट्री गेन की है। तो उनको इस बात का डर तो नहीं है कि सरकार कोई कोलैप्स कर जाएगी किसी विरोध से, क्योंकि वहाँ कोई मध्यावधि चुनाव कोई इस तरह से कुछ होने नहीं है, इंतखाबात कोई निकट भविष्य में होना नहीं है। तो वो इसको यानी इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पेंट अप एंगर रहा तो अगले चुनाव में उनके लिए ये बड़ा मसला क्रिएट कर देगा, इसमें कोई दो राय ये थे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सौरभ कुमार शाही साहब, जिन्होंने हमें तफसील से जॉर्जिया के बारे में, सियासी सूरत हाल के बारे में बताया। और साथ में उन्होंने ये बताया कि सोशल मीडिया में ऑस्ट्रेलिया में बच्चों पर पाबंदी लगाई गई है, उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामाईन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को आपके लिए मज़ीद दिलचस्प, मज़ीद जामे और मज़ीद मानी खेज बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे एक नए ताविये और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुस्बत सोच के साथ जिंदा रहिए और प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे को देखते रहिए।